हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये वाले जो वीडियो है ये कम्प्लीटली क्लास 7 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, जिनका अभी नियर में सीजन एंडिंग एग्जाम है, तो वो इस वीडियो से बहुत हेल्पफुल होंगे। इस वाले वीडियो में हम लोग ने क्या किया है, जितने भी सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे मतलब 1 मार्क वाला क्वेश्चन हो, चाहे CBQ क्वेश्चन हो, वो सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया है। 4 बच्चे हैं, साहिल, रेखा, पैट्रिक एंड कासिमा। ये चारों बच्चे ट्राई कर रहे हैं एक कैंडल फ्लेम को देखने से थ्रू एन पाइप। एक पाइप के हेल्प में कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि हु कैन सी द फ्लेम। ये चारों बच्चों में से कौन सा बच्चा ऐसा है जो कैंडल के फ्लेम को देखेगा। तो तुम्हें पता है कि तुमने क्लास में पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो भी हमारा लाइट होता है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। सपोज ये एक लाइट का सोर्स है, तो लाइट जब भी ट्रैवल करेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, ऐसे ऐसे घुमा फिरा के ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से कैंडल फ्लेम से जो भी लाइट निकलेगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये जो लाइट है ये ऐसे सीधा एक ही बच्ची की आंखों में जाएगा, और वो है रेखा। बाकी इन तीनों के आंख में तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाइप बेंट है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yadav conducted an experiment to test his idea. He took two test tube A and B and added a pinch of rich flour. तो ये फ्लोर जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। किसका बताओ? फ्लोर जो है वो किसका अच्छा सोर्स है? वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ब्स लिख देता हूँ, वो कार्ब्स का सोर्स है। ठीक है, देन लिखा है इन द टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। उसने वाटर ऐड किया एंड स्टीर्ड देम प्रॉपर्ली, उसको अच्छे से मिला लिया। टू टेस्ट ट्यूब बी टू द टेस्ट ट्यूब बी ही एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी टेस्ट ट्यूब बी है इसमें से उसने क्या ऐड किया? इसमें उसने सलाइवा ऐड किया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। देन ही लेफ्ट द टेस्ट ट्यूब फॉर 35 to 45 मिनट। आफ्टर दैट ही एडेड आयोडीन सोल्यूशन। उसने क्या किया? ऐड किया। मैं फिर से बता देता हूँ। उसने ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लिया, पहला वाला टेस्ट ट्यूब में भी फ्लोर ऐड किया, दूसरा टेस्ट ट्यूब में भी फ्लोर ऐड किया, बट दूसरा वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें इसने क्या ऐड किया? उसमें इसने एक्स्ट्रा एक चार्ज ऐड किया, जो है सलाइवा। फिर दोनों ही टेस्ट ट्यूब में उसने आयोडीन ऐड कर दिया और इसमें भी आयोडीन ऐड कर दिया। तो फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर दैट ही एडेड आयोडीन सॉल्यूशन इनटू बोथ द टेस्ट ट्यूब। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आर शोन इन द फिगर। व्हाट डू यू थिंक ही वांट्स टू टेस्ट? तो तुम्हें पता है जो भी कार्बोहाइड्रेट है ये एक अच्छा सोर्स है। किसका? ये एक अच्छा सोर्स है स्टार्च का। एक अच्छा सोर्स है स्टार्च का। तो स्टार्च को हम लोग जब भी टेस्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं? हम लोग हमेशा आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन में जो स्टार्च है तो वो कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो उसने फ्लोर ऐड किया था उसमें तो ओरिजिनली कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च है। और यहाँ पे जो सलाइवा उसने ऐड किया, सलाइवा में एक टाइप के एंजाइम होते हैं। क्या एंजाइम है वो एंजाइम का नाम है अमाइलेज, जो क्या करते हैं? सलाइवा को बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर देते हैं। अगर सलाइवा ब्रेक डाउन वंस हो गया तो वो जो आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू ब्लैक कलर दिखा रहा था वो तो नहीं दिखाएगा। इसीलिए पिक्चर में भी यहाँ से देखो, ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर है और यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है? देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ अच्छे से। यादव इज टेस्टिंग दैट सलाइवा कंटेन एंजाइम अमाइलेज व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू शुगर। जो भी स्टार्च है अमाइलेज क्या करेगा? उसको शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा। इसीलिए वो सेकंड वाले सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होता है, क्योंकि आयोडीन सिर्फ स्टार्च को ही ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है, बाकी किसी को नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो डायग्राम सिंपल दिया गया है, उसको तुमको नेम लिखना है। ये वाला पार्ट है, ये है लीवर, और बी ये है हमारा स्टोमक, और सी ये जो नीचे है ये है हमारा पैनक्रियास, और ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें अगर ये पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आनस, और रेक्टम हो जाएगा। और ये अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा आनस, और ये पूछा जाएगा तो ये हमारा फूड पाइप होगा, और ओसोफेगस हो जाएगा, और ये हमारा बुकल कैविटी हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट वन। ध्यान से देखो। ड्यूरिंग कुकिंग क्लास स्टूडेंट नोटिस दैट द मेटल हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन का मेटल हैंडल है वो क्या हो जाता है? बिकम हॉट हो जाता है जब भी कुकिंग करते हैं। देयर टीचर एक्सप्लेन दैट द हीट फ्रॉम द स्टोव ट्रैवल थ्रू द मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। उनके टीचर बताए कि जो हीट है वो कंडक्शन प्रोसेस से ही ट्रांसफर होता है। सी ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट सम पैन हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल टू प्रिवेंट हीट। कुछ पैन के वुडन और प्लास्टिक हैंडल है ताकि वो पैन जल्दी से गर्म ना हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है? कंडक्शन प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर करता है, जिसमें हीट ट्रांसफर करता है। तो सर हीट तो कन्वेक्शन में भी ट्रांसफर करता है, हीट तो रेडिएशन में भी ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे देखो कन्वेक्शन प्रोसेस में जो कंडक्शन प्रोसेस में हीट जो ट्रांसफर होता है वो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल करता है। मतलब पार्टिकल का बिना मूवमेंट हुए भी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि सॉलिड में देखो, सॉलिड में ये सपोज सॉलिड का एक पार्ट है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे 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 पास में पास रहते हैं। तो जब भी ये पार्टिकल वाइब्रेट होता है ना, तो वो पार्टिकल खुद ट्रांसफर नहीं होता, वो बस क्या करता है, उसके वाइब्रेशन एनर्जी इसको शिफ्ट कर देता है। देन अगेन उसकी एनर्जी लेके ये वाइब्रेट होता है, ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, फिर ये एनर्जी इसको शिफ्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, जस्ट एनर्जी शिफ्ट होता है, इसमें जो एनर्जी है वो बस शिफ्ट होता है। तो वो होता है कंडक्शन। और अगर कन्वेक्शन पूछा जाए तो कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल का क्या होता है, पार्टिकल का एक्चुअल ट्रांसफर होता है, पार्टिकल एक्चुअली मूवमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका, जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया लिक्विड एंड गैस का। और जो भी कंडक्शन प्रोसेस है ये ओनली वर्क करेगा किसके केस में, ओनली सॉलिड के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो सॉरी ये मिट गया पार्टिकल। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा गया है कि इन दिस पिक्चर व्हाट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर हियर, कौन से टाइप का हीट ट्रांसफर हियर है। तो इजी प्रोसेस है, यहाँ पे तो कंडक्शन के बारे में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई आर द वुडन प्लास्टिक हैंडल यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल, बिकॉज जो हमारा वुडन प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर से, वो क्या है, वो बैड कंडक्टर से वो हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये तुम्हारा पैन है और ये पैन पे अगर तुम लोग एक लकड़ी का लगा लोगे हैंडल, तो जो भी हीट है वो ये लकड़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैन प्लास्टिक एंड वुड बी यूज टू मेक द एंटायर यूटेंसिल। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है इसने एंटायर यूटेंसिल। नो, एंटायर यूटेंसिल हम लोग लकड़ी और प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अभी तो हमने देखा कि ये बैड कंडक्टर्स है। जो भी बैड कंडक्टर्स हैं उनमें तो हीट पास नहीं होगा। तो भाई अगर हीट पास नहीं होगा तो फूड कुक कैसे होगा। ठीक है, तो इसका आंसर नो है। सेम एग्जैक्टली इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, थोड़ा डिफरेंट पिक्चर ऐड करके। तो ये तुम्हारे लिए पूरा कंप्लीट होमवर्क है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन मैंने एक बार समझा दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस पिक्चर अलग। ड्यूरिंग कुकिंग क्लास स्टूडेंट नोटिस दैट द मेटल हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हाइल कुकिंग। देयर टीचर explained that the heat from the stove travel through the metal by the process of conduction. She also pointed out some pan have wooden or plastic handle to prevent burn. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस क्या है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है पिछले हिस्से में। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच द पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो वो होता है पूरा कंडक्शन। व्हाई आर वुडन और प्लास्टिक हैंडल कैन नॉट यूज इन कुकिंग यूटेंसिल, बिकॉज प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स और प्लास्टिक और वुड मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे वो वाले पिक्चर में डायग्राम करके समझा रहा था। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कंट्रीब्यूट टू हीट ट्रांसफर, इसका आंसर मैंने लिख लिया यहाँ पे देखो। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फिक्स्ड इन ए पोजीशन। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डायग्राम करके दिखाया था, जो भी सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल है वो फिक्स रहते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, व्हेन द हीटेड पार्टिकल वाइब्रेट फास्टर, जब भी ये फास्टर वाइब्रेट होता है, दिस वाइब्रेशन पास एनर्जी, तो ये बस एनर्जी उसको पास कर देता है। देन अगेन ये वाइब्रेट होता है, देन ये भी उसको एनर्जी पास कर देता है, देन अगेन ये वाइब्रेट होता है, ये सिर्फ एनर्जी पास कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का एक्चुअली मूवमेंट नहीं होता, बस एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। The Earth is a constant motion rotating in its own axis while orbiting around Sun. The rotation occurs from west to east as shown in the diagram above. These movements are responsible for daily cycle as we experience Earth as well as rarer celestial event whereas Sun, Earth and Moon align in a straight line. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है इन व्हाट डायरेक्शन डज द सन अपीयर मूव इन द स्काई। अगर अर्थ ही वेस्ट से ईस्ट को घूम रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है सन कहाँ से सन घूमेगा ईस्ट से वेस्ट को। जैसे कि इसीलिए हमें सन राइज जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज होता है और जब सन सेट होता है तो वो वेस्ट में सेट होता है।
ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच मोशन ऑफ अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अर्थ का कौन सा मोशन पे डे एंड नाइट होता है? अर्थ का रोटेशन के लिए डे एंड नाइट होता है। तो मुझे ये क्वेश्चन बताओ कि कौन से मोशन ऐसा है जिसके लिए अर्थ का सीजन चेंज होता है, जिसके लिए अर्थ का क्या होता है? सीजन चेंज होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया डे एंड नाइट होता है रोटेशन के लिए, तो सीजन के लिए कौन सा मोशन अर्थ करता है, ये मुझे बताओ। व्हाट इज द लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या है? लूनर एक्लिप्स ये है कि जब भी हमारे जो है सन और जो है अर्थ और जो है मून तीनों एक ही लाइन पर रहेंगे, और क्या होगा, मून जो है वो छिप जाएगा अर्थ के शैडो के पीछे। और तुम लोग ये लिख सकते हो व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन देन द मून फॉल्स बिहाइंड द शैडो ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज लूनर एक्लिप्स। मतलब अगर ये तुम्हारा है सन, सन से ऐसे डायरेक्टली रे निकलेगा, ये है सन का रे, ये अगर सन का रे, तो इसके आगे अगर अर्थ आ जाएगा, सॉरी इसके आगे अगर अर्थ आ जाएगा ऐसे, पूरा अगर अर्थ ऐसे आ जाएगा, तो अर्थ का जो शैडो है वो ऐसे आएगा शैडो। तो उसी शैडो के अंदर अगर मून छुप जाए यहाँ पे, तो मून हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। ठीक है, इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेस्ट ट्यूब विथ वाटर आर हीटेड बाय ए कैंडल फ्लेम एज शोन इन द फिगर, व्हिच थर्मोमीटर विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस का मतलब क्वेश्चन है ये तुम्हारे कन्वेक्शन वाला क्वेश्चन है, कन्वेक्शन पे क्वेश्चन है। तो कन्वेक्शन पे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी एक जगह हीट होता है, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे वो गैस हो, कन्वेक्शन प्रोसेस कभी भी सॉलिड पे नहीं होता है, तुम्हें याद रखना है ये। ठीक है, जब भी एक जगह पे हीट होता है तो उसके रिगार्डिंग उसके आसपास जितने भी एयर है और जो लिक्विड पार्टिकल है वो अपवर्ड राइज होते हैं, और उसी वाले वैक्यूम को फिल करने के लिए साइड में जो भी कूलर एयर है, ये जो ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ ये है कूलिंग एयर, तो वो कूलिंग एयर उसके जगह ऐसे ले लेता है। तो ये होता है तुम्हारा कन्वेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर ना दिख रहा हो, मैं तो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये है एक्चुअली में एक थर्मोमीटर, सॉरी एक टेस्ट ट्यूब, और ये है हमारे दूसरा टेस्ट ट्यूब। उसके अंदर क्या किया गया है, उसके अंदर एक ऐसे थर्मोमीटर को ऐसे ऐड कर दिया है। थर्मोमीटर का जो नीब है वो नीब ऐसे नीचे वाला पार्ट में है, और दूसरा वाला जो थर्मोमीटर है ये उसका भी नीब ऐसे पूरा नीचे वाला पार्ट है। तो पहले वाले में क्या किया गया है, पहले वाले में दोनों के अंदर ऐसे वाटर फिलअप कर दिया है, यहाँ पे पूरा ऐसे वाटर फिलअप कर दिया है। तो पहले वाले केस में यहाँ से हीट दे रहे हैं, दूसरे वाले केस में यहाँ से हीट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ से हीट देंगे तो ये जो वाटर है ये राइज है कि अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो इजीली ये जो थर्मोमीटर है ये रीडिंग कर पाएगा। जबकि हम यहाँ अगर हीट देंगे तो वाटर तो नीचे रह गया, थर्मोमीटर का रीडिंग तो आएगा पर थोड़ा लेट में आएगा। यही क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच थर्मोमीटर विल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है मैंने, बिकॉज हॉट वाटर राइजेस ड्यू टू कन्वेक्शन द थर्मोमीटर प्लेस्ड हायर इन द वाटर रिकॉर्ड्स ए हायर टेम्परेचर। जो भी थर्मोमीटर वाटर के थोड़ा ऊपर प्लेस है, ऐसे ऊपर करके प्लेस है, तो जब भी यहाँ से वाटर राइज होगा तो वो थर्मोमीटर में जल्दी और ज़्यादा टेम्परेचर रीडिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस दिया गया है। सबसे पहले फूड से खाना जाता है माउथ को, माउथ से कहाँ पर जाता है, स्टोमक है, और माउथ और स्टोमक के बीच में हमारा आता है क्या, ओसोफेगस, और उसको तुम लोग फूड पाइप भी लिख सकते हो। देन स्टोमक के बाद खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन, देन हमारा आता है आनस, आनस के बाद कहाँ पे जाता है, रेक्टम। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैचिंग देखो। सबसे पहले नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल क्या करता है, हमारे नोस्ट्रिल है जो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जो ये विंड पाइप हमारा है नोज का, जो ओपनिंग होता है वो होता है नोस्ट्रिल। ठीक है, तुमको जितना आता है पहले वो मैच करो। जैसे कि तुम्हें पता है रिब केज ये प्रोटेक्ट करता है, देखो कहाँ पे प्रोटेक्ट है, हाँ ये प्रोटेक्ट सीखो, यहाँ पे मैच होता है। जैसे कि तुम्हें पता है अल्वियोली, यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, देखो अल्वियोली यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो गया। जैसे कि ये हमारा है विंड पाइप, विंड पाइप में क्या होता है, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जो है फ्रेश एयर जो आउटसाइड होता है वो एंटर होता है विंड पाइप से। और जो नाजल पैसेज है वो होता है टीनी हेयर पार्टिकल, मसल हेल्प टू ट्रैप डस्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रेथ एंड एयर रीचेस आवर लंग थ्रू दिस पार्ट, वो हो जाएगा लैरिंग्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देन देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप का है, तुम्हें इसमें से चूज करके इसको फिलअप करना है। लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल। व्हिच कैप्चर, ग्रीन जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट कैप्चर करता है, व्हिच कैप्चर डैश फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से क्या कैप्चर करता है, एनर्जी कैप्चर करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ, वो एनर्जी कहाँ पे यूज होता है, फोटोसिंथेसिस पे यूज होता है, तो वो हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। एंड अलोंग विद अदर रॉ मटेरियल्स लाइक
डैश एंड डैश सिंथेसाइजेस डैश। तो रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है, एक तो रॉ मटेरियल हमारा CO2 यूज होता है, एक रॉ मटेरियल हमारा H2 यूज होता है। तो एक में आ जाएगा CO2, एक में आ जाएगा वाटर। और वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज मतलब क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं फूड। तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में फूड। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देखो, सपोज यू व्यू द शोन फिगर थ्रू ए पिन होल कैमरा। ये जो फिगर है पूरा ऊपर से नीचे तक, इसको तुम लोग पिन होल कैमरा से देखें। स्केच द आउटलाइन, आउटलाइन ड्रॉ करो, क्या ही इमेज आएगा। और यहाँ पे लिखा है स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पिन होल कैमरा है वो एक ऐसा डिवाइस है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स शेप का है और जिसके बीच में एक ऐसा होल टाइप का होता है। तो जब भी लाइट इसमें पास करेगा तो वो सीधा ऐसे पास होकर चला जाएगा आगे, और नीचे वाले में से जो लाइन जाएगा वो भी ऐसे सीधा होकर पास होकर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइट पास हो गए तो वो किस लिए पास हुए, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते तो मुझे ये बताओ यहाँ पे पास होते क्या। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे मैंने वो डिवाइस रख दिया, यहाँ पे होल है, अगर लाइट ऐसे आके ऐसे बेंड हो जाता, अगर लाइट ऐसे आके ऐसे बेंड हो जाता तो वो पास नहीं कर पाते। और यहाँ पे पिक्चर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, जब भी ये टॉप पार्ट से लाइट जाएगा तो यहाँ पे टॉप पार्ट फॉर्मेशन होगा, और जब भी ये बॉटम वाले पार्ट से लाइट जाएगा तो यहाँ पे बॉटम वाला पार्ट फॉर्मेशन होगा। तो ये कैसा टाइप का इमेज हो जाएगा, तो ये अपसाइड डाउन इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ये एक इन्वर्टेड टाइप का इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो इस टाइप का इमेज क्रिएट होगा। जो भी हमारा ट्रंक वाला पार्ट है तो वो ट्रंक वाला पार्ट ऐसे ऐसे नीचे रहेगा, और जो ट्री वाला पोर्शन है वो ऐसे ऐसे ऊपर रहेगा। तो ये है तुम्हारा एक्चुअली जो आउटलाइन है बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, बहुत इजी है। देन यहाँ पे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखो कितना इजी है। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लेन मिरर में जो भी सबसे पहले तो इरेक्ट होता है, देन सबसे पहले तो वर्चुअल होता है, और अगेन सेम डिस्टेंस होता है, और अगेन सेम साइज होता है। मैं यहाँ पे क्लियर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि तुम लोग फाइनल एग्जाम देने वाले हो, ये मैं कोई नोट नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, सेम डिस्टेंस होता है, और सेम साइज होता है। देन हम लोग हाँ लैटरल इन्वर्टेड होता है, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। तो ये है तुम्हारे प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके ओके। द घाटिका यंत्र मेंशन्ड इन आर्यभट्ट वाज द टाइप ऑफ व्हिच एंशिएंट टाइम कीपिंग डिवाइस कॉमन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें ना भी पता हो तो ये वाले पिक्चर में से तुम्हें पता चल जाएगा। ये वाले पिक्चर में क्या है, एक ऐसे पूरा वाटर का एक बाउल है जिसके अंदर ही एक और बाउल छुपा हुआ है। जब भी ये देखो ऐसे करके एक ऐसा बाउल है जिसके अंदर सपोज इतना लेवल तक वाटर आ गया, इतना तक वाटर आ गया, उसके अंदर एक और बाउल हम ऐड करेंगे, ऐसे एक और बाउल हम ऐड करेंगे जिसके अंदर इतना तक वाटर होगा। ठीक है, पूरा सपोज फुल हम वाटर कर लिए, और ये बाउल के नीचे पे एक हम लोग होल करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले वाले बाउल से वाटर नीचे आएगा, तो उसमें क्या होगा, ये वाला बाउल से वाटर घटेगा और इसमें वाटर इंक्रीज होगा। तो धीरे 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 करके जब ये बाउल पूरा सिंक हो जाएगा वाटर में, तब हम कुछ एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करेंगे कि ये इतना टाइम हुआ। ये बहुत एंशिएंट टाइम की बात है, पुराने ज़माने के लोग ऐसे यूज़ करते थे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सा डिवाइस है, ये है सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक। ईजी है, तुम लोग पिक्चर देख के भी बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। कितना इजी है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर शेप का 3 मिरर है। देखो 3 कहाँ से पता चला सर आपको, देखो यहाँ पे है एक मिरर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। जैसे कि एक मिरर रेक्टेंगल ऐसे लिख लिया, और दूसरे वाले में उसके पीछे ऐसे रख लिया, और नीचे पे ऐसे एक रख लिया। तो तीनों जो मिरर हम रखते हैं, अगर रेक्टेंगल मिरर तो हम ट्रायंगल शेप में रखते हैं, तो वो क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है कैलिडोस्कोप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम लोग अच्छे अच्छे डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये किन लोगों के काम में आता है, ये जो भी आर्टिस्ट लोग हैं इनमें काम आता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि कैलिडोस्कोप कौन से प्रिंसिपल पे बना है, तो ध्यान से याद रखना, गलती मत करना, ये बना है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ रेज। कहीं भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन लिख के मत आ जाना, और लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन ये भी मत लिख देना। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ रे होता है, इसीलिए हम कैलिडोस्कोप में डिजाइन्स देख सकते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुम्हें डायग्राम याद करके बताना है, बस होमवर्क है ये तुम्हारे लिए। मैं ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सारे डायग्राम तुम्हारे बुक में है, बस तुम्हें नेमिंग करना है। ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये जो ए प्रोसेस है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। तो ये किसका डायग्राम है, ये पूरा तुम्हारा है वाटर
साइकिल का डायग्राम। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ी देर में वाटर साइकिल क्या होता है। जब भी जो रिवर होता है, जब भी रिवर होता है, ये तुम्हारा पूरा ओशन वाला पार्ट है, ठीक है। मैं कलरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। जो ये वाला पार्ट है ना, ये तुम्हारा पूरा ओशन वाला पार्ट है, ओशन, रिवर, पॉन्ड, ये सब वगैरह। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से लाइट अपवर्ड मूवमेंट होता है। ये जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन। तो ये फिर कंडेंसेशन होकर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, क्लाउड। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस में ये हमारे यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। देन जो क्लाउड है वो रेन के फॉर्मेट में या फिर स्नो के फॉर्मेट में या फिर हेलस्टॉर्म के फॉर्मेट में वो नीचे अगेन आता है धरती पे। तो ये जो प्रोसेस है ये तुम्हारा है पूरा ये तुम्हारा है पूरा प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन, जब ये धरती पे पानी गिरता है तो सारा पानी तो धरती पे रहता नहीं, कुछ पानी ऐसा होता है जो भी नीचे सीप कर जाता है अंडरग्राउंड वाटर में। तो ये वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। और वही वाटर धीरे धीरे इनफिल्ट्रेशन होके आके फिर वो पॉन्ड और तालाब पे आते हैं और कुछ वाटर ऐसे नीचे दब के रह जाते हैं और तब वो वाटर को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जो वाटर नीचे दब के रह गया उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच प्रोसेस इज ई। कहाँ पे है ई, ये है इवापोरेशन, ई फॉर इवापोरेशन। द प्रोसेस इन व्हिच रेन वाटर मूव इनसाइड द सॉइल, मैंने यहाँ पे कहा ये होते हैं इनफिल्ट्रेशन। हाउ डज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिफोरेस्टेशन अफेक्टिंग ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर कंजर्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड वाटर। तो ज़्यादा पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा पानी का डिमांड भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा उसी हिसाब से तो पानी ग्राउंड वाटर स्टोर होना चाहिए। जिस जगह पे ग्राउंड वाटर की कमी होता है उस पर डिमांड हमेशा हाई होता है और अगर डिमांड हाई होगा तो ग्राउंड वाटर धीरे 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 डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो। ग्रास ईटिंग एनिमल सच एज काउ एंड बुफालो पार्शियली च्यू द ग्रास एंड swallow into their stomach. The stomach partially digestion of the food takes place. The particularly digested food is brought back to the mouth. वो एक बार च्यू करने के बाद फिर से माउथ में बैक कर देते हैं by gradual chewing. This process is called as rumination. ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं rumination. And these animals are called as ruminants. A cow spend about 8 hours a day just chewing the food. The thoroughly chewed food again passes through alimentary canal for the further digestion. कितना इजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द एनिमल हु swallow the food into their stomach are called as। तो यहाँ पे लिखा है वो एनिमल का नाम, ये हो जाएगा ruminants. Explain how does rumination help to digest food in these animal। ये पूरा पैसेज जो है इसी पे ही बेस्ड है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत है। काउ सबसे पहले जो फूड खाता है वो स्वालो कर देता है, यहाँ पे लिखा है वो स्वालो कर देता है इनटू द स्टोमक। तो स्टोमक में उसके बाद क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है वो अगेन ब्रॉट बैक टू द माउथ होता है। देन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल च्यूइंग करता है। देन वो च्यू करने के बाद वो फूड अगेन पास होता है एलिमेंट्री कैनल पे फॉर द फर्दर डाइजेशन। तो वो होता है रूमिनेशन। Which organ help these animal to digest food such as grass। तो ये रहा उसका जो ऑर्गन और इसका नाम है रूमेन। रूमेन वही ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टार मार्क लगा लो, इंपॉर्टेंट है। लाइक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी बेसिस पे आ सकता है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हिच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन शोन फिगर इन गिवन फिगर। तो यहाँ से जो हीट मतलब जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है तो वो ऐसे उसके हैंड में जा रहा है, तो इसके बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है। तो बिना मीडियम अगर कोई हीट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडिएशन। हमेशा याद रखो कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है वो गैस और लिक्विड में होता है, कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है वो सॉलिड में होता है। और ये हैंड वार्मिंग क्या है भाई, पागल हो गया है। देखो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टाइम पीरियड, ध्यान से देखो टाइम पीरियड, ध्यान से देखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं पेंडुलम एक ड्रॉ करता हूँ तो ये रहा सपोज तुम्हारा है पेंडुलम। ठीक है, जब भी मैं पेंडुलम को इस पोजीशन पे रख दूंगा, इस वाले पोजीशन को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। तो वो पेंडुलम क्या होगा, वो यहाँ से धीरे 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 ऐसे 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 करके घूमता हुआ एजी जाएगा एंड अगेन ये जो ये वाले कंडीशन में आएगा ये होगा अगेन एक एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन नंबर 1, ये है एक्सट्रीम पोजीशन नंबर बी। ठीक है, सॉरी ए एंड बी। इसको अगर मैं ए नाम दूं, इसको अगर मैं बी नाम दूं, ठीक है, तो ये ए से बी तक जाएगा, देन बी से ए तक आएगा। इतने में जितना टाइम लेगा उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड।
समझ में आ गया? ये ओ जो पार्ट है ये बस उसको बैलेंस करने के लिए, तो ओ का टाइम पीरियड में कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये ए पोजीशन है, मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे जो ए पोजीशन है तो ए से ये बी तक जाएगा, देन अगेन बी से ए तक आएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है ए से बी एंड बैक टू ए, इजी था, ठीक है। और मुझे तुम लोग ये बताना कमेंट पे कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है और कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इन द गिवन एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है? ध्यान से देखो यहाँ पे ये है जर्मिनेटिंग सीड्स, अगर सीड जर्मिनेटिंग कर रहा है तो इसका मतलब वो तो रेस्पिरेशन कर रहा होगा, रेस्पिरेशन कर रहा होगा, और अगर रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा होगा? 100% उसमें से CO2 निकल रहा होगा। और तो बाबू यही जो CO2 है यही तो लाइम वाटर को कन्वर्ट करते हैं किस में? मिल्की व्हाइट में। यही तो लाइम वाटर को मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है व्हाई डज द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। देखो, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द जर्मिनेटिंग सीड द फ्लास्क रेस्पायर ए प्रोसेस दैट कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे ये तुम लोग बताओ कि जो लाइम वाटर मैंने थोड़ी देर बताया उसका सिंबल क्या है, और ये जो मिल्की व्हाइट मैंने बता रहा है ना, मिल्की व्हाइट जो सॉल्यूशन है उसका भी सिंबल क्या है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पे दोनों लड़की है, सॉरी दोनों लड़के लड़की जो भी तुम सोच लो, ठीक है, दोनों है, ये दो स्ट्रॉ से फूक मार रहे हैं। देखो सर आपको कैसे पता चला कि फूक मारे? ध्यान से इस वाले एरो मार्क को देखो, ये एरो मार्क ऐसे है, ऐसे है मतलब ये फूक मार रहे हैं उसके अंदर। तो जब ये फूक मार रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं हमारे एक्सेल, और एक्सेल प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होता है, ये तो तुम सबको पता है। अगर इतना नहीं पता है तो ध्यान से पढ़ लो भाई, एग्जाम पास में है। एक्सेल प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच प्रोसेस इज बीइंग टेस्टेड इन दिस एक्टिविटी, तो जब CO2 रिलीज होगा तो यहाँ पे जो लाइम वाटर है, मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि जो लाइम वाटर है ये जब भी CO2 से रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की व्हाइट सब्सटेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर लिख देता हूँ, जब भी हमारे पास वो जो लाइम वाटर है जब भी वो CO2 से ऐड करेगा तो वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सिंपल भाई रेस्पिरेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है, इसका प्रूफ है ये। अगर सोचो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में O2 रिलीज होता है, लेट सपोज हम लोग सोचे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या रिलीज हुआ भाई? O2 रिलीज हुआ, तो मुझे ये बताओ अगर वो O2 से फूक मारते लाइम वाटर पे तो क्या वो मिल्की व्हाइट होता? नहीं, क्योंकि लाइम वाटर तो सिर्फ CO2 प्रेजेंस में ही मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट होता है। तो ये रेस्पिरेशन को टेस्ट कर रहे हैं। व्हिच गैस इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लाइम वाटर, आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है तो सिंबल, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस में मैंने होमवर्क दिया था आई होप तुम लोग उसको वहीं पे पॉज करके कमेंट दिया हो, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय हैज टू कैरी कोल्ड कॉफी टू हिज फ्रेंड होम। कोल्ड कॉफी मतलब वो ऐसा एक बैग लेना चाहता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दिस विल कीप, तो ये तो ओपन बॉक्स है भाई, काफी ठंडा हो जाएगा। और ये क्या, मुझे पता नहीं ये क्या डायग्राम दिया रखा है यहाँ पे। और ये देखो ये वाला तुम लोग घर पे यूज कर रहे होगे सील्ड कंटेनर, और इसमें क्या है, गर्म चीजें गर्म रहती है और जो ठंडा चीजें वो भी ठंडी रहती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड नेम द प्रोसेस व्हिच ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस। कौन सा हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर तुम लोग के लिए होमवर्क है, तुम लोग कमेंट में लिख के जरा नजर बताना, ठीक है। तो कौन सा, ये जो कैंडल है ये मतलब हीट जनरेट कर रहा है और इसके हाथ में भी हीट जा रहा है, तो बिना कुछ मीडियम के हीट इसके हाथ में जा रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, दिमाग खुल जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ए सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड ऑन द पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। ये है पूरा सर्कुलर मेटल का एक लूप, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है इन व्हिच डायरेक्शन वुड हीट फ्लो इन द लूप। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जो लूप है, ये तुम्हारा जो लूप है, ये जो पूरा तुम्हारा लूप है, इसमें से क्या है, ध्यान से देखो, इसमें से ये वाले पॉइंट पे, इसमें से ये वाले पॉइंट पे हम लोग O
मतलब यहाँ पे हीट जा रहा है और ये O से R जितना दूरी पे है, O से P तो उतना भी दूरी पे है। तो अगर इस साइड में हीट फ्लो होगा तो हीट इस साइड में भी तो फ्लो होगा। तो P और जो R ये दोनों में हीट क्या है, सेम टाइम में पहुंचेगा। उसके बाद जाके Q में पहुंचेगा, क्योंकि हीट इसी से ट्रैवल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में हमें एक मीडियम चाहिए होता है हीट को ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन लिखा है इन व्हिच डायरेक्शन, तो ऐसे मत लिख देना कि ओनली इन पी आर डायरेक्शन, कि ओनली इन पी डायरेक्शन, ओनली इन आर डायरेक्शन, ना 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 ना, हीट विल फ्लो इन बोथ पी एंड आर डायरेक्शन, क्योंकि दोनों तरह हीट फ्लो होगा। In which order are the pins of point P and Q and are fixed with the help to wax fall if point O, P, Q and R are equidistant from each other? तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि O से P सेम डिस्टेंस है, P से Q भी सेम डिस्टेंस है, Q से R भी सेम डिस्टेंस है, O से R भी सेम डिस्टेंस है। तो सबसे पहले कौन सा वाला पिन गिरेगा? सबसे पहले गिरेगा P एंड R साथ में, उसके बाद कौन गिरेगा? उसके बाद गिरेगा Q। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आफ्टर एडिंग आयोडीन कलर चेंज इन द ऑब्जर्वेशन पार्ट ए एंड बी ऑफ लीफ, गिव द रीजन फॉर द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एक पत्ता है जिसमें तुम लोगों को आयोडीन सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ध्यान से याद करो, आयोडीन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहला क्वेश्चन में बताया था कि आयोडीन का एक्सपेरिमेंट किस किस जगह पे करते हैं, और आयोडीन जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है। तो ये तुम्हारे लिए कंप्लीटली होमवर्क है, तुम्हें बताना है कि पार्ट ए और पार्ट बी में क्या चेंजेस होगा, उसके लिए रीजन क्या है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे लिखा गया है, इन व्हिच जार विल द अमाउंट ऑफ CO2 बी द हाईएस्ट। तो अमाउंट ऑफ CO2 हाईएस्ट कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे देखो जाल सील है पूरा ऊपर से, यहाँ पे ऊपर से जाल पूरा सील है, जाल पूरा सील है। ठीक है, तो हाईएस्ट वहां पे होगा जहां पे हाईएस्ट रेस्पिरेशन होगा, जहां पे हाईएस्ट रेस्पिरेशन होगा वहां पे CO2 हाईएस्ट होगा। तो यहाँ से देखो सिर्फ एक मतलब छोटा सा प्लांट है, यहाँ पे सिर्फ 4 जर्मिनेटिंग सीड है, यहाँ पे प्लांट भी है और जर्मिनेटिंग सीड्स भी है। तो जाहिर सी बात है ये सब मिलके ज्यादा रेस्पिरेशन करेंगे, और ज्यादा रेस्पिरेशन करेंगे मतलब ज्यादा CO2। तो कौन से जार में आएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन व्हिच जार विल द अमाउंट ऑफ CO2 बी द लोएस्ट। और सबसे कम CO2 किस में होगा? सबसे कम CO2 होगा जो कम रेस्पिरेशन करेगा, और सबसे कम रेस्पिरेशन करेगा जर्मिनेटिंग सीड्स। क्योंकि तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ये प्लांट बड़ा हो चुका है, इसका पूरा प्रॉपर लीफ है, इसका स्टेम है, इसका छोटा सा एक ट्रंक है, इसका रूट है, इसका तो प्लांट ज़्यादा बड़ा ही हुआ नहीं हुआ है। तो ये मिलके जितना मतलब रेस्पिरेशन करेंगे तो ये तो उनसे ज़्यादा करेगा ही। तो सबसे कम अमाउंट ऑफ CO2 कहाँ पे आएगा? सी वाला पार्ट पे आएगा। ठीक है, ओके। तो थैंक यू। तो आई होप ये जो सेशन है ये पूरा आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन CBQ पूछता है वो सारे मैंने कवर करने के लिए कोशिश किया है, और जितने भी क्वेश्चन को मैंने समझाया है थ्योरी, वो तुम लोगों को जाके तुम्हारे बुक में जो भी उस रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है तुमको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ताकि तुम लोग उसे आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।